नमस्कार सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी प्रणाम। अगर कुछ असुविधा होगी, कुछ गलती होगी तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ। प्रथम बार आया हूँ आप सबों के बीच फेसबुक लाइव के माध्यम से। नमस्कार राजेंद्र जी, नमस्कार रवि रंजन जी, सुप्रभात। विपिन जी नमस्कार। सानू भाई आपका भी बहुत बहुत वेलकम। राजू जी नमस्ते। साथियों, जैसा कि कुछ लोगों से मैंने पूर्व में पूछा था कि लाइव आने के बाद लोग इंतजार करते हैं बोलने से पहले, तो मुझे भी ज्ञात हुआ है आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही, कि साथी लोग जब आ जाए तभी शुरुआत किया जाता है और कुछ बिंदुओं पे चर्चा करनी है हमें। मैंने कल अपने पोस्ट में बताया था आप लोगों को। आज हड़ताल के 73वें दिन हम लोग जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और ये हड़ताल किसी संघ या समन्वय के द्वारा किया गया नहीं कह सकते हैं। ये शिक्षकों के द्वारा स्वतः स्फूर्त हड़ताल है और अभूतपूर्व हड़ताल है, जिसकी कल्पना कोई शिक्षक नेता क्या सरकार ने भी कभी नहीं किया होगा कि इतना सफल हड़ताल कैसे हुआ। आज हड़ताल के 73वें दिन मैं आप सबों के बीच आया हूं इसी सब बातों को लेकर के कि हमारी हड़ताल किस दिशा की ओर बढ़ी, हड़ताल कैसे प्रारंभ हुआ और इतनी ताकत झोंकने के बाद हम हड़ताल के किस मुकाम पे पहुंचे हैं। शिक्षकों ने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया है इस लड़ाई में। अगर कुछ कमी भी रही होगी तो मुझे नहीं लगता है कि उस कमी को देखने की आवश्यकता है। हमारे शिक्षक समाज ने, कह सकते हैं कि हमने पसेरी भर मांगा और मन भर मिला है शिक्षकों के द्वारा। ये शिक्षक नेताओं को महसूस करने की आवश्यकता है। आज जिस लड़ाई की ओर हम बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं शिक्षकों की तो बिल्कुल नहीं, ये शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं की बहुत बड़ी भूल प्रतीत होते जा रही है। कहीं न कहीं उनसे रणनीतिक कमी प्रतीत हो जा रही है। अब इसके पीछे की परतों पे जाने की जरूरत है, परत खोलने की जरूरत है। साथियों, हम सफल होते और सफलता के डंके भी बजाने की ओर अग्रसर हो चुके थे। बिहार के 4 लाख शिक्षकों ने इतना अभूतपूर्व समर्थन इस हड़ताल में दिया था। नमस्कार इरशाद जी, राणा कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। रोहित जी नमस्कार। राजीव रंजन जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मनोज भाई आपका भी स्वागत है। और हम सबको कुछ बिंदुओं पे चर्चा करनी है, इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं। आप सबसे मैं, नमस्ते रजनीकांत भाई, दीपक जी नमस्कार। साथियों, हमें चर्चा करनी है आपस में, आखिर हम जा किस ओर रहे हैं और किसके बदौलत जा रहे हैं। हमारे जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं उनसे भी मेरा सवाल है, और बिहार के शिक्षक वैसे शिक्षक हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे नेताओं ने उस अभिभावक की तरह हमें पढ़ाया। जैसे हम अपने बच्चों को बताते हैं कि झूठ बोलना पाप होता है, और उसको इतने अच्छे तरीके से हम पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, उसके मन मस्तिष्क में ये बात चली जाती है। नमस्कार राशिद भाई, जय मंगल बाबू, गुड मॉर्निंग,
अमित जी नमस्कार। जब हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि झूठ बोलना पाप है, ये बच्चे के मन मस्तिष्क में समा जाता है। हमारे बिहार के 4 लाख भोले शिक्षक उस बच्चे के माफिक हम नेताओं की बात को स्वीकार कर लिया। उसको लग रहा है कि हम जीत की ओर अग्रसर हैं, हमारी सफलता निश्चित होगी, हमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारे नेताओं ने बताया है। जिस तरह हमारे बच्चे जानते हैं कि हमारे पिताजी ने, हमारे अभिभावक ने बताया है कि झूठ बोलना पाप है। कभी कभी ऐसी विकट स्थिति हो जाती है और उस समय जब हमारे बच्चे के कभी सामाजिक परिवेश में कभी ऐसी बात हो जाती है कि कोई दरवाजे पे आ जाता है जिससे हमें मुलाकात करने की इच्छा नहीं होती है, तो कभी कभी हम कहवा देते हैं अपने बच्चों से कि बेटा जाकर जरा कह दो कि पिताजी घर पे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा तो हमारा ही सिखाया हुआ है, हमारी ही बातों को फॉलो करता है, हमारी ही बातों को जानता है। तो वो जाकर कहता है कि पापा जी बोल रहे हैं कि आज घर पे वो नहीं है, यानी हमारे ही सीख को। तो उसके भोलेपन को हम उसकी कमजोरी न माने, लेकिन हम परिवार के दायरे में हैं, हमें सोचना पड़ेगा। वो बच्चा हमारे ही सीख को सीखा है। शिक्षक चाहता है कि हम सरकार को झुका दें, सरकार का कलेजा तोड़ करके समान कार्य का समान वेतन लेकर चले आए, राज्यकर्मी का दर्जा लेकर के चले आए। हमने ही उनका मन बढ़ाया है। हमारे जैसे नेताओं ने इतनी लंबी लंबी भाषण दिया, शिक्षाओं के आवेग को बढ़ा दिया, तो आज उनको हम ठंडे करने की बात करने लगे। आज हम कहते हैं कि आप शांति कायम रखिए, अमर्यादित मत होइए। अमर्यादित क्यों नहीं होगा? हमने ही उसको सिखाया है। वो क्यों अपनी मांग से पीछे हटने की बात करेगा? अगर नेतृत्व गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, अगर नेतृत्व सही समय पर सही निर्णय ले लेता, तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। चाणक्य का कथन है कि कोई लड़ाई हारी नहीं जाती है, वही टिकता है लड़ाई के मैदान में जो अनुकूलन को स्वीकार कर ले। डायनासोर समाप्त हो गया पृथ्वी से, लेकिन अन्य जीवें तिलचट्टा बरकरार है। जो मौसम के अनुसार, जो प्रकृति के अनुसार, जो पर्यावरण के अनुसार जो सामंजस्य बैठा ले, वही टिकता है। जो कड़ा होकर के सीधे खड़ा होने का प्रयास करेगा वो टिक नहीं सकता है। अगर लड़ाई को लंबी लड़नी है तो लड़ाई में विराम भी देने की आवश्यकता होती है। साथियों, लड़ाई को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। आज बिहार के शिक्षकों के दबाव में ये इतना सफल आंदोलन चल रहा है। मैं बात करने के लिए आया हूं कि हमारे आंदोलन पे सरकार का क्या रुख है। मैं बात करने आया हूं कि समन्वय समिति का क्या रुख है। मैं बात करने आया हूं कि शिक्षक संघ की भूमिका क्या। मैं बात करने आया हूं कि इस हड़ताल का परिणाम क्या होने वाला है। साथियों, आप सब पर बुद्ध है। बिहार के 4 लाख शिक्षक अपने आप में एक आइडल हैं। इन्होंने इतिहास रचा है अपनी एकता के बल पे, अपनी पौरुष के बल पे, और ये क्षमता उन्होंने दिखाया है। इसलिए साथियों, हमें इस लड़ाई में विचार करने की आवश्यकता है। आज हड़ताल के 73वें दिन हमारे 65 साथी मर चुके हैं। हमारे नेतागण क्या कर रहे हैं? लाशों की गिनती कर रहे हैं। कभी इस पे विचार किए कि हमारा शिक्षक क्यों मर रहा है? हमारे शिक्षक आखिर किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं? इतनी बड़े पैमाने पे मौत नहीं होती थी। ये स्वाभाविक मौतें नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ बीमारी की वजह से मरे हों, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है। ये हमें पीड़ा दे रही है, हमें सोचने पे मजबूर कर रही है। हमें निर्णय की आवश्यकता होगी। बिल्कुल शंभू भाई, नमस्ते नंदन भाई। हम बात कर रहे हैं, विपिन मालाकार जी बात आते हैं, हमें यदि रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं सारी बिंदु पे बात करूंगा। कुछ बिंदुएं हैं जिस पे हम बात करेंगे, सब आप लोगों के सामने बात को रखेंगे। साथियों, आखिर शिक्षकों की मौत क्यों हो रही है? इस पीड़ा को कौन समझेगा? हमें समझना पड़ेगा। हमारे नेतृत्वकर्ता को समझना पड़ेगा। नेतृत्वकर्ता हमारे अभिभावक हैं,
बिहार के 4 लाख शिक्षकों में इतने बड़े पैमाने पे शिक्षक अगर मर रहे हैं तो सरकार से तो हम कोई उम्मीद रख नहीं सकते, क्योंकि सरकार से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकार से हम कैसी उम्मीद रखें? हमें उम्मीद तो समन्वय समिति और शिक्षक संघ के मठाधीश मसीहा लोगों से ही है, जो हमारी लाशों की गिनती कर रहे हैं और सरकार को और मानवाधिकार आयोग को दिखा रहे हैं कि हमारे इतने शिक्षक साथी मर गए। कितने शिक्षक साथियों के मरने के बाद हमारे नेताओं की तंत्रा टूटेगी, ये मुझे भी पता नहीं है। हमें इस बात पे पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे शिक्षक, नमस्ते रवि भाई, नमस्ते रवि जी, बक्सर वाले पप्पू सिंह जी, साथियों विचार करने की आवश्यकता है। हमें उस शिक्षक की पीड़ा को समझना पड़ेगा। लॉकडाउन आ चुका है, बिहार के शिक्षक, नमस्ते रजनीश जी, बिहार के शिक्षक लॉकडाउन में डटे हुए हैं अपने नेता के भरोसे। गुड मॉर्निंग सोनू भाई। और नेता क्या कर रहे हैं? नंदन भाई लगे हुए हैं, शशि रंजन जी बिल्कुल नेतृत्वकर्ता संवेदनहीन हो चुके हैं। सभी लोग समझ रहे हैं नेतृत्वकर्ताओं को मौत से कोई लेना देना नहीं है, वो राजनीति कर रहे हैं। और कर भी क्या सकते हैं? मेरे गांव में बगल में एक व्यक्ति परसों मरा हुआ था, लाश रखी हुई थी, मेरी संवेदना थी उसके पास, लेकिन लॉकडाउन का भय और कोरोना का भय, मैं उसके दाह क्रम में भी नमस्ते जुनीलाल भाई, नमस्ते अंजनी जी, मैं उसके शरीक नहीं हो पाया। भय था, इतना भय था कि मैं उसकी पीड़ा में शामिल नहीं हो पाया। ये मानवीय संवेदना, मानवता पे संकट है। अगर लोगों को लग रहा है कि हम बहुत बड़ी लड़ाई जीत की ओर अग्रसर हैं, पहले अपने आप को जिंदा बचाने की लड़ाई है। जो स्थिति बनी हुई है, मुझे सासाराम की स्थिति पता है, मुंगेर की स्थिति पता है, नालंदा की, पटना की, ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर कोई आपके यहाँ मर जाएगा तो आपके लाश उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति हो चुकी है। सब किया धरा बर्बादी की ओर अग्रसर है। साथियों, हमें जागरूक होने की जरूरत है। आज शिक्षकों की मौत क्यों हो रही है, इस पे मैं पहले बात करना चाहता हूं। हम शिक्षक हैं, हमें बहुत से शिक्षक कहते हैं कि 3-4 महीना में, अरे पुरुषोत्तम भाई प्रणाम प्रणाम, अरे आपका नमस्ते खराब कैसे होगा, बड़ी लाइन तेजी से आ रहा है। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री राम के नाम के अनुसार और श्री राम के अनुसार चलने वाले लोगों में से हैं हम लोग। उनके मार्गदर्शन में ही कोई भी काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, दिमाग से काम नहीं करते हैं। इसीलिए राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं हमें क्षति होती है, और मैं दिल से सोचता हूँ शिक्षकों के लिए। साथियों, शिक्षकों की मौत क्यों हो रही है, ये पीड़ाजनक है। इस पे हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे कुछ शिक्षक साथी कहते हैं कि जो हड़ताल से वापस जा रहे हैं शिक्षक, वो पैसे का इतना कमी हो गया है क्या? ऐसे क्यों हो गया? 6-6 महीना वेतन नहीं मिलता था तो भी आपका काम चल जाता था, आज 2 महीना में छटपटाने लगे। हमें रणनीति पे विचार करने की जरूरत है, हमें मानव हृदय के साथ विचार करने की जरूरत है। उस समय क्या होता था? 6 महीना अगर वेतन नहीं मिलता है तो हमारे दुकानदार, जो व्यवसायी वर्ग है, वो जानता था कि आनंद मिश्रा एक शिक्षक है, इसको आज न कल वेतन मिल जाएगा। आज आनंद मिश्रा को उधार मिल जाएगा मार्केट में, क्योंकि वो एक शिक्षक के रूप में है और ड्यूटी कर रहा है सरकार की कुछ तकनीकी खामियों के चलते या पैसे के अभाव में। वैसी स्थिति में उनको उधार मिलते रहा। आज क्या स्थिति है? आज जो स्थिति है कि हमें मार्केट से उधार मिलना बंद हो गया। हमारे शिक्षक साथी विकट परिस्थिति के हैं, उनकी आर्थिक परेशानियों को हम कतई इनकार नहीं कर सकते हैं। बहुत से शिक्षक बहुत सामर्थ्यशाली होंगे, लाखों में उनका कारोबार होगा, लाखों करोड़ों के मालिक होंगे, वो उनको राशि की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ऐसे शिक्षक हैं जो वेतन पे आश्रित हैं। आज मार्केट से उनको उधार मिलना बंद हो चुका है। 24 घंटे परिवार के साथ रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने घरों में 24 घंटा रह रहा है, कल आज विद्यालय से फोन पे मैसेज आता है कि बच्चे का किताब खरीद लीजिए दुकान पे जा करके। किताब खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। बच्चा कहता है कि पापा जी किताब खरीद के ला दीजिए। शिक्षक भी
कहता है कि हाँ लान देंगे, लेकिन कहाँ जाएगा वो? पहले क्या था कि अगर हम घर से बाहर निकल गए, विद्यालय चले गए, अपने इष्ट मित्रों के पास चले गए, बाजार में चले गए, पूरे दिन घर से बाहर रहते थे, शाम में 5-6 घंटा 10 घंटा घर पे जाते थे, पत्नी पूछ दी कि हाँ आज नहीं लाए क्या, बाबू का किताब नहीं आया क्या, या ये सामान नहीं लाए क्या, तो हम कह देते थे कि देखो ना आज हम भूल गए हैं, पैसा नहीं है। ये हमें सुनने की आवश्यकता है कि पैसा नहीं है, लेकिन आज 24 घंटा हम अपने परिवारजनों के साथ रहे। बेटा दिन में 10 बार याद दिलाएगा, बच्चे दिन में 10 बार याद दिलाएंगे आपको। ब्रेन हेमरेज नहीं करेगा तो क्या होगा? उस पिता का टूटा हुआ हृदय रोएगा, उसकी पीड़ा परेशानी को महसूस करने की जरूरत है। और समन्वय समिति कहेगा कि हम इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, कल क्या होगा? हम कहते हैं सही बात है, हम इस लड़ाई को स्वीकार करते हैं और इसी लड़ाई के साथ चले थे। लेकिन कौन जानता था कि लॉकडाउन आएगा? और जिस समय हमारा आंदोलन सबसे ज्यादा प्रभावकारी था, कोर कमेटी के लोगों ने जब निर्णय लिया था कि 17 फरवरी से हम हड़ताल पे जाएंगे, निसंदेह बहुत अच्छा डिसीजन था। हमारा उद्देश्य था कि मैट्रिक परीक्षा को हम बाधित करेंगे अपने निर्णय के द्वारा। नेता लोग इधर उधर की बात न करेंगे, सच को स्वीकार करेंगे। मेरा उद्देश्य सरकार को मैसेज देना नहीं है, मेरा उद्देश्य आम शिक्षकों को सच्चाई से अवगत कराना है। जो कहा जा रहा है शिक्षकों को कि 2 दिन और रुक जाइए, 1 हफ्ता और रुक जाइए, बहुत सुखद परिणाम आने वाला है। कहां से परिणाम आने वाला है ये बताया जाए शिक्षकों को। और ये शिक्षक चाहता है कि हाँ हमें जीत मिलनी चाहिए। शिक्षक तो अपना जान तक की कुर्बानी दे रहा है। साथियों, जब 17 फरवरी से हम हड़ताल कर दिए तो मैट्रिक परीक्षा प्रभावित होनी चाहिए थी। कार्रवाई का दौर चला, उस संजोग से विधानसभा का सत्र भी चल रहा था और पुरजोर तरीके से हमारा आंदोलन सफल था। बिहार के शिक्षक तन मन धन से हमारे साथ खड़े थे। हमारे नेतागण क्या किए? जब लड़ाई लड़ने चलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम लोग प्रयास करते हैं, किसी से अगर लड़ाई हो जाए तो फलना फुफ्फा को बुला लीजिए, फलना मौसा को बुला लीजिए, फलना मुखिया जी को बुला लीजिए कि सामने वाले को पंचायती हो जाएगा बैठ करके। हमारे नेतृत्वकर्तागण क्या किए? चुनाव अभियान पे निकल गए, संगठन विस्तार पे निकल गए। कोई अररिया का दौरा कर रहे हैं, कोई जमुई का दौरा कर रहे हैं, कोई सहरसा सुपौल का दौरा कर रहे हैं, कोई बक्सर कैमूर का दौरा कर रहे हैं। ये समन्वय समिति पटना को छोड़ करके, नमस्ते संतोष जी, पटना में समन्वय समिति के लोगों के नेतृत्वकर्ताओं का घोर अभाव रहा और समन्वय समिति के लोगों ने लाइजनिंग का काम नहीं किया। जिस समय विधानसभा में हमारे आवाज बुलंदी के साथ विपक्ष के द्वारा या सत्ता पक्ष के हमारे समर्थक एमएलसी के द्वारा उठाई जाती थी, उस समय हमारे नेता वार्ता करने के लिए प्रयास ही नहीं किए। अगर उस समय कुछ आया रहता, उस समय कुछ रास्ता खुला रहता तो कुछ न कुछ बातें हम कर सकते थे। लेकिन हमारे नेतागण जो समन्वय समिति के बड़े बड़े मानिंद लोग हैं, वो लोग अपना अभियान चलाने लगे। सब कोई अलग अलग दिशा की ओर चलने लगा। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं घातक हुआ और सरकार के लिए रामबाण सिद्ध हुआ कोरोना। ये तो दुर्भाग्य है हम लोगों का साथियों कि 2015 के भी आंदोलन में हम लोगों के आंदोलन के समय ही इतनी तत्परता के साथ हमारी लड़ाई चली थी और हम लोग लड़ाई लड़े भी, लेकिन हम सफल क्यों नहीं हो पाए थे पूरी तरह उस बार? क्योंकि भूकंप आ गया और विद्यालय बंद हो गया। इस बार भी वही स्थिति हो गई। सरकार ने विद्यालय बंद करने की घोषणा कर दिया। समन्वय समिति ने यही सोचा कि विद्यालय बंद हो जाएगा, या उन लोगों ने आगे का परिणाम नहीं तय कर पा रहे थे। लेकिन जो प्रबुद्ध शिक्षक थे, जो समन्वय समिति के थे, उन लोगों ने आपस में विचार विमर्श करना भी शुरू किया। जब 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लागू हुआ या माननीय प्रधानमंत्री का जब लॉकडाउन का संपूर्ण आह्वान हुआ, उस समय
समन्वय समिति को तत्काल निर्णय करने की आवश्यकता थी। मेरे द्वारा समन्वय समिति को बार बार आगाह भी किया गया कि अब स्थिति हमारे हाथों से निकल जाएगी। मैं हड़ताल तोड़ने की बात कभी नहीं करता हूं, मैं हड़ताल से हटने की और आंदोलन से पीछे हटने की बात कभी नहीं करता हूं साथियों। लेकिन जब आपके हाथ में पतंग खूब उड़ाइए, खूब लड़ाई लड़िए, लेकिन आपके हाथ में लटाई होनी चाहिए। पतंग कट गई तो हवा उड़ गया, कुछ नहीं हो सकता है, फिर आपके कंट्रोल में नहीं होगा। आप सही नेतृत्व करता है तो लगाम को अपने हाथों में रखना चाहिए। हम अगर बैक करने की बात करते हैं कहीं से भी, हम अगर कहीं से विराम देने की बात करते हैं तो इस पे विचार करने की बात होनी चाहिए, न कि आप किसी साथी को गद्दार घोषित कर दीजिए, किसी को सरकार का दलाल घोषित कर दीजिए। ये बिल्कुल ही गलत है। जो व्यक्ति आपके साथ 73 दिनों तक कदम से कदम मिला करके चल रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, उसकी मजबूरियों को देखिए, उसके परिजनों की पीड़ा को महसूस कीजिए। आप बहुत बहादुर हैं, बहुत लड़ाई लड़ सकते हैं, आप सक्षम हैं। मैं कहता हूं कि जो सक्षम साथी हैं, कितने साथियों को आर्थिक रूप से मदद किए, मरने वाले साथियों को कोई 1 रुपया मदद पहुंचाने का कार्य किया। मदद भी उसको मिलता है जो सामर्थ्यशाली होता है। कमजोर को कौन मदद करेगा? जो मर ही गया वो अब शिक्षक कहां रह गया? ये सोच हो चुकी है लोगों की। उसकी पीड़ा परेशानी के लिए हम क्या कर रहे हैं ये नहीं समझ सकते हैं हम लोग, तो फिर हमको मानव कहलाने का अधिकार नहीं है। शिक्षक साथियों, बहुत सारी बातें हैं जिस पे अगर बोला जाए तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन कम शब्दों में, कम समय में मैं आप लोगों को कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, नीतीश सरकार, ये अभिमान से ग्रसित और तानाशाही का इनका रवैया बिल्कुल है। ये हम लोगों ने 27 फरवरी के विधान परिषद में इनके दिए गए वक्तव्य से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था, एक विधायक को कह दिया था, जब सवाल उठाया गया कि बिहार के नियोजित शिक्षक हड़ताल पे हैं, तो कहा था कि आप भी चल जाइए हड़ताल पे। ये इनके अहंकार को दर्शाता है, ये इनके अंदर की निष्ठुरता को झलकाता है। शिक्षकों के प्रति कितने संवेदनशील हैं ये, क्योंकि ये सच्चाई है। हम शिक्षक हैं, हमको समझने की जरूरत है कि सरकार शिक्षा के प्रति कितनी सजग है। हमारे तमाम शिक्षक नेता भी इस बात को हमेशा अपने बातों में बोलते हैं कि सरकार का इरादा गरीब के बच्चों को पढ़ाने का नहीं है। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के बच्चे हैं। वो अगर पढ़ लेंगे तो फिर सरकार अपनी जो राजशाही है उनको दे करके, पैसा दे करके, भीख के रूप में उनको मुआवजा दे करके, उनको अनाज का राशि दे करके उनको कैसे फंसा के रखेगी? ये सरकार का नीति है। बड़े बड़े बिल्डिंग अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बने हैं तो सरकार कभी नहीं चाहती कि पठन पाठन हो, सही शिक्षक की बहाली नहीं हो पाती है। आज भी 4 लाख शिक्षक हैं, लेकिन 2 लाख शिक्षकों का पद खाली है। विषयवार शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है। साथियों, सरकार नहीं चाहती है कि गरीब घर का बच्चा पढ़े, और सरकार हमारे ही खिलाफ हमारे अभिभावकों को खड़ा करने की साजिश रचती है। कहती है कि सब आपको दे देंगे तो बच्चों को कहां से देंगे छात्रवृत्ति, कहां से देंगे पोशाक का पैसा, कहां से देंगे किताब का पैसा। ये चीजें सरकार को बताने की जरूरत है। हम पैसा, गरीब का पैसा नहीं मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई पैसे की नहीं थी, ये स्वाभिमान की लड़ाई थी और ये मान मर्यादा की लड़ाई है। ये चीजें हमें गौर करने की जरूरत है साथियों। हम सरकार की भेद हम क्यों नहीं खोले? हम अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे हैं। सरकार हमें पठन पाठन से कहीं ना कहीं कमजोर करने का कार्य किया है, हमें पढ़ाने में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम किया है, अनर्गल अन्य सारे कार्य दे करके। ये हम सब अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन सरकार क्या बोलती है विधानसभा में, क्या बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री कि हम 12 करोड़ लोगों की चिंता करें, 4 लाख लोग वोट नहीं दीजिएगा, जाइए, लेकिन हम ही करेंगे। बार बार ये अहंकार कहां से आता है? आप
इस लोकतांत्रिक बिहार की भूमि से मुख्यमंत्री हैं, लोकतंत्र के बदौलत। एक बेड पुड़िया बनाने वाले का लड़का बिहार के शिखर पे बैठा हुआ है, 15 वर्षों से मुख्यमंत्री है। आपको लोकतंत्र की ताकत का एहसास नहीं है, क्योंकि आप लोक लुभावन वादे कर सकते हैं, लोक लुभावन दिखावे कर सकते हैं, आप शराबबंदी कर सकते हैं, मानव श्रृंखला लगा सकते हैं, लेकिन आप व्यक्ति का शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका इरादा नहीं है, क्योंकि आप संघर्ष की पैदाइश हैं। आपको पता है कि जो व्यक्ति संघर्ष करके आता है उसको कुचल देंगे। हमें अंदर खाने से यह भी खबर आ जाती है, सब कोई जान रहा है कि इस बार शिक्षक नेताओं से हमारी सरकार नाराज है। भाई किस चीज की नाराजगी? कहते हैं कि शिक्षकों से बैर नहीं, लेकिन नेताओं की खैर नहीं। अगर लोकतंत्र में आंदोलन करना, संघर्ष करना गुनाह है, तो माननीय मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे कभी काबिज नहीं होते। आप अपने मीसा के साथियों को तो पेंशन प्रारंभ कर दिया, आप खुद भी पेंशन प्राप्त करते हैं। आंदोलनकारियों की पृष्ठभूमि से आप आए, इसलिए आप जानते हैं कि आंदोलन को कैसे कमजोर किया जाता है, कितना दिन करेगा। और आपको तो रामबाण कोरोना मिल गया है। हम शिक्षक भी समझ रहे हैं कि अब आपको हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इतना दिन डटे हैं, कोरोना के बाद भी हम लोग डटे रहे, और आप हमें क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो सरकार की मंशा बिल्कुल हमारे प्रति अच्छी नहीं थी, लेकिन ये कोरोना जो आया है शिक्षक साथियों, ये कहीं ना कहीं हमें विचार करने पे मजबूर कर रहा था, करना चाहिए था विचार। और हमें अपने पुरुषार्थ पे भरोसा है। जब हम आज 4 लाख शिक्षकों में 95% शिक्षक हड़ताल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का झटका खाने के बाद। सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट से हम हार चुके हैं। हमारे लिए वो हार प्रेरणा का काम किया है। सर, कोर्ट ने कहीं से भी नहीं कहा है कि हम नहीं आएंगे, उसने तो बेटर स्केल देने की बात कही है, और सरकार उस पर भी नहीं तमिला करा रही है। सरकार को जो चाहिए था वो कदम नहीं उठा रही है। मजबूर होकर के हम लोग आंदोलन में गए, लेकिन सरकार की सिर्फ दोष नहीं, हमें खुद विवेक से निर्णय लेने की आवश्यकता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट से एक निराशा भरा संकेत मिला, क्योंकि हमारे नेता तो कहते थे सुप्रीम कोर्ट में कि हम जीत रहे हैं, ये है वो है, और जीत भी रहे थे। इन प्रकार हमारे पक्ष में थोड़ा सा जजमेंट है बिहार में, उसका रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। अमित जी, गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी है, गर्म पानी की व्यवस्था आप कर सकते हैं। इसलिए साथियों, हमें सोचने की जरूरत है और हमें विचार करने की आवश्यकता है कि ये निरंकुश सरकार को जो कोरोना का रामबाण मिल गया है, रक्षा कवच जो मिला है, उस समय हमें निर्णय करने की आवश्यकता है। जब हम इतने बिखरे हुए थे, 28 संगठन तो अभी समन्वय समिति में 8-10 इधर, यानी 3 दर्जन से ऊपर संगठन हमारे यहाँ है बिहार में, और इतने संगठन, इतने लोग लगे हुए हैं, फिर भी हमारा आंदोलन सफल है। तो क्या जब फिर सामान्य परिस्थिति होगी तो हमें आंदोलन करने से कोई रोक सकता है क्या? फिर हमें हड़ताल करने से कोई रोक सकता है क्या? कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में कमी प्रतीत हो रही है। इसलिए हमें आपके ऊपर, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए डिसीजन लेने में डर लगता है कि इतना बड़ा सफल आंदोलन दोबारा नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं दोबारा आंदोलन होगा? जब हम सुप्रीम कोर्ट से हमारे खिलाफ जजमेंट आया तो क्या उस समय हमें लगता था कि हम दोबारा आंदोलन खड़ा कर पाएंगे? हमने किया है, ये हमारे अंदर का पुरुषार्थ है। आज अगर एक कदम हम पीछे वापस करने की बात कर रहे हैं, अकेले नहीं, समन्वय समिति से न कहीं समन्वय समिति को भय है कि दोबारा हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। ये अति महत्वाकांक्षी लोगों का समूह खड़ा हो चुका है राजनीति में, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के समन्वय समिति में डटे हुए हैं और शिक्षकों को कहीं न कहीं अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम आज लड़ सकते हैं तो आने वाले 3 महीने बाद क्यों नहीं लड़ सकते हैं? जब लॉकडाउन समाप्त होगा तब क्यों नहीं? एक दाव हमें चलना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि हम तो बार बार कहते हैं कि आप लोग गलत समय में हड़ताल कर दिए हैं, आप लोगों को वार्ता करना चाहिए, ये वो, लेकिन लॉकडाउन में कैसे करेंगे? अपील आता है, अखबारों में अपील आता है।
हम उसको स्वीकार कर सकते थे, हम उनकी बातों को समझ सकते थे। अब गेंद हमारे पाले में फेंक देती है सरकार, हम उसके पाले में क्यों न फेंके। हाँ, हम हड़ताल को विराम देते हैं, हाँ हम हड़ताल पे विराम देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, आप हमारी मांगों पे विचार कर लीजिए। आप ही न कहें कि हम ही दिए, हम ही देंगे। हम जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को आपने क्या दिया है। अगर आपको लगता है कि हम दिए तो क्या दीजिएगा, इसकी घोषणा कर दीजिए। समन्वय समिति को अपने बाहुबल पे भरोसा करने की आवश्यकता है शिक्षक साथियों। और समन्वय समिति जो बना, इसके भी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा जाने की आवश्यकता है। ये एक भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कैसे कैसे मिलके जोड़ा, ये कहावत हम पे लागू होती है। आप सब जानते हैं कि इसके लिए कितना प्रयास किया गया, लेकिन जुटा, शिक्षकों के प्रयास से, शिक्षकों के मनोबल से जुटा, और शिक्षकों ने अपनी लड़ाई को लड़ा है। शिक्षक नेताओं को मजबूर किया है शिक्षकों की एकता ने कि आप एकजुट हो जाइए, एक होकर के कार्य कीजिए। यहां तक कि जिस दिन हड़ताल की घोषणा हुई थी, कोर कमेटी का निर्माण हुआ, उस दिन सुनने में आता है कि शिक्षक नेताओं को बंद कमरे में बंद करके डिसीजन लेने पे मजबूर किया गया किसी खास शिक्षक समूह के समर्थकों के द्वारा। साथियों, ये बात सही है, हो सकता है कि ऐसी बात हुई होगी। कहीं इसी का बदला तो नहीं लिया जा रहा है कि शिक्षकों ने बहुत जोश देकर के हम लोग से जबरदस्ती हड़ताल करवा दिया है, चलते लोग को औकात नाप दे। ऐसा तो विचार नहीं ना है नेताजी। अगर इस तरह का विचार है तो शिक्षक माफ नहीं करेगा, बद्दुआ लगेगी। जो 65 शिक्षक मरे हैं उनकी हाय लगेगी आपको। अगर मन में छल लेकर के आप चल रहे हैं तो बिल्कुल आप अलग हटिए, आप ईमानदारी से काम कीजिए शिक्षक समाज के लिए। शिक्षकों की पीड़ा को समझिए। बहुत पैसे वाले शिक्षक नहीं है, गरीब कम मध्यम वर्ग का शिक्षक आया हुआ है, इसको कोई राशन नहीं मिलता है, इसको सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिलता है, न ये एपीएल है न बीपीएल है, कहीं लायक नहीं है, ऐसी दुर्गति हो गई है। और उसके साथ ये मजाक नहीं चलना चाहिए। जो शिक्षक नेता ये सोच रहे हैं कि हम अगर आगे बढ़ के कुछ कहेंगे तो दूसरा संगठन वाला हमको गाली बकेगा, भैया गाली बकने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि आपके साथ इतने दिन तक इतने शिक्षक डटे हुए हैं। आप अगर कहिएगा कि आज हम परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है तो हम विराम ले लेते हैं, 2-4 महीने बाद जब परिस्थिति हमारे अनुकूल हो जाएगी पुनः हम लड़ाई में मैदान में आएंगे। हम कभी हार कर बैठने वालों में से नहीं हैं। लड़ाई एक रास्ते से नहीं होती है, लड़ाई का बहुत सारा रास्ता है शिक्षक साथियों। और नेताओं के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता है। ये नेता किस भ्रम में चल रहे हैं। भैया हम आपको वोट देंगे, जिनको ये लगता है कि हमको एमएलसी बनना है, हमारे परिवारजनों को एमएलसी बनना है, हम आपके प्रचार करने भी आएंगे। आप बहुत बड़े नेता बने, हमारी शुभकामना रहेगी आपके साथ। लेकिन हमारी नौकरी जो है, हम शिक्षकों की जो आय का एकमात्र साधन है, उसका भी ख्याल आप कीजिए। हमने आपके नेतृत्व को स्वीकार किया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे इस समन्वय समिति की लड़ाई में हो, हमने आपके भरोसे पे किया है। और आपसे चाहते हैं कि हमारी पीड़ा परेशानी को आप समझिए। और जो शिक्षक समन्वय समिति की बात करते हैं, समन्वय समिति में बहुत सारा असमन्वय की बात होती है। ये सब कोई जानता है कि समन्वय समिति में क्या है क्या नहीं है। जब बाबू ब्रजनंदन शर्मा ने, एक कोई नेता थे, क्या नाम था उनका, अमिताभ बच्चन के ऑडियो वायरल हो गया। उस समय उन्होंने कहा था कि हाँ अब लॉकडाउन की स्थिति में ऐसी कुछ बातें हैं, होनी चाहिए। सच्चाई है, अगर वो ऑडियो वायरल नहीं होता तो नेताओं की भी इच्छा है कि हड़ताल टूटनी चाहिए। बहुत आखिर बिंदु तक जा रहे हैं। हमारे शिक्षक नेता कहते हैं कि 19 दिन ही हुआ है। 19 दिन हो, 10 दिन हो, 3 महीना हो, एक महीना हो या 1 साल हो हमारे हड़ताल का, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा प्रेशर कितना है सरकार पे। हम हड़ताल से पीछे नहीं हटने की बात कर सकते हैं, हम कभी कमजोर नहीं हो सकते हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारा लड़ाई सार्थक होना चाहिए। हम हमारा कर रहे हैं निरर्थक। पहाड़ पे सर पटकने से अच्छा क्या है। हमें बुद्धिमत्ता से काम करना पड़ेगा। दशरथ मांझी की तरह छेनी हथौड़ी से धीरे धीरे काटने का काम करना पड़ेगा,
तब जाकर के होगा, सर पटकने से नहीं होगा। परिस्थिति विपरीत है शिक्षक साथियों, इसलिए हमें अपने नेताओं से बात करने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द निर्णय की आवश्यकता है। समन्वय समिति से इस लाइव के माध्यम से मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप इस लड़ाई को सही दिशा की ओर ले चलिए। लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है, लड़ाई हमेशा जारी रहती है। और बहुत से शिक्षक नेताओं में कुछ एमएलसी लोगों का वीडियो भी आया है कि हमारे साथ है, विधानसभा में बोले भी थे, लेकिन क्या प्रभाव है इस निरंकुश तानाशाही मुख्यमंत्री के सामने, ये हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए इनका क्या क्षमता है हम लोग भी देख रहे हैं। हम लोग वेतन कटवा रहे हैं, प्रतिदिन 1000 रुपया हम लोगों को घाटा जा रहा है और प्रभाव शून्य बटा सन्नाटा हो चुका है। हमारा प्रभाव हड़ताल का कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी अभी आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हमारी आवश्यकता होगी उस दिन हमें ही पता चलेगा कि हमारा आंदोलन कितना असरकारी होगा, सरकार को भी पता चलेगा। लेकिन सरकार घमंड में है और कोरोना उसको बहुत बड़ी ताकत दे चुका है। हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज एक बिंदु और भी है हम लोग का कि शिक्षक संघ साथियों, जिस तरीके का शिक्षक संगठन है पूरे बिहार में, आज 3 दर्जन शिक्षक संगठन है। क्यों बना इतना शिक्षक संगठन? माध्यमिक में तो माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक में प्राथमिक शिक्षक संघ, और नया शिक्षक संगठन का निर्माण जब होता है तो क्या आरोप लगता है? तानाशाही का, कि संगठन में ये है वो है, बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इतने दिनों में जितने भी नए संगठन बने, किसी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। एकल व्यक्तित्व ही संगठन का सिरमौर रह गया और एक ही व्यक्ति संगठन को संचालित करता है। रजिस्ट्रेशन करा लिया तो हमारा संगठन हो गया, उसमें आजीवन पद पे वो रहेंगे। कभी कोई चुनाव नहीं होगा, कभी कोई बात नहीं कर सकता है, कभी कुछ नहीं। यानी जिस आरोप लगा करके आप प्राथमिक शिक्षक संघ से अलग हुए, क्योंकि क्या भाई, तो बजनंदन बाबू आजीवन अध्यक्ष है, तो कह सकते हैं कि यही सिलसिला हर नियोजित शिक्षक संगठन में भी चल रहा है कि आपके यहाँ अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। अध्यक्ष एकदम पेटेंट पद है, आपके यहाँ कोई पद पे दूसरा कोई नहीं आ सकता है, काम नहीं कोई कर सकता, क्योंकि ये ब्रह्मा का लकीर है ना कि जो एक बार बन जाएगा वो जीवन में कभी हटेगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षक संगठनों की गरिमा का हनन है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री तानाशाह हैं, उसी तरह हमारे संगठन के जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी संगठनकर्ता लोग हैं, अपने अपने तानाशाही रवैया अख्तियार करके अपना संगठन, अपनी दुकान चला रहे हैं। ये एक अच्छा विकल्प नहीं है। जिस चीज का आरोप लगा करके आप नए संगठन का निर्माण करते हैं, वही चीज आपके अंदर भी आ जाती है। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, इसमें सुधार होने की आवश्यकता है और ये चलना नहीं चाहिए। बाकी संगठन में लोग रहते हैं तो वो कोरस का काम करते हैं, जय हो करते हैं और बस यही करना उनका काम रह गया है। बाकी अपनी इच्छा भी नहीं जाहिर कर सकते हैं, अपनी बात को भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मालिक है संगठन में, अब पद नहीं, मालिक होते हैं। फिर भी ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था। कोरोना नहीं आता तो बहुत कुछ हो सकता था कि हम अपनी जीत की ओर अग्रसर हो जाते। साथियों, दुखी न संगठन से हैं न समन्वय से हैं, निर्णय होना चाहिए। अरे व्यक्ति नहीं होता है, जो भी होता है, समाज होता है, संघ होता है और विचारधारा होती है। व्यक्ति की पूजा हम नहीं करते हैं और हम इस चीज में विश्वास रखते हैं कि जहां रहे ईमानदारी के साथ रहे, पूरे तरीके के साथ रहे और अच्छे तरीके से काम करें। ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। मैं किसी खास व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं, ये सारे संगठन में है। ये नए संगठनों का निर्माण क्यों हुआ था? प्राथमिक शिक्षक संघ में दूसरा कोई पद नहीं ले सकता है, इसी कह करके ना अलग अलग संगठन का निर्माण होते गया। आज जो भी संगठन चला रहे हैं उनके यहाँ कोई दूसरा कोई जा सकता है क्या उस पद पे? नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है भाई? क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपकी बपौती हो गई संगठन। ये सारे संगठन की बात है, मैं एक संगठन की बात नहीं कर रहा हूं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन है जो गलत है। आप लोकतांत्रिक लड़ाई करते हैं, मुख्यमंत्री पर दबाव बताते हैं कि लोकतांत्रिक तरीका से आइए, तानाशाही नहीं चलेगी, ये है वो है। तो आपको भी अपने अंदर लोकतंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
बिना पक्ष विपक्ष के कुछ नहीं होता है। और साथियों, हमें पुनः विचार की आवश्यकता है कि हमें क्या करना है। ये हमें देखने की आवश्यकता है। समन्वय समिति को तत्काल निर्णय की आवश्यकता है और बिहार के शिक्षकों को नई ऊर्जा के साथ लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। शिक्षक साथियों, ये हमें देखने की आवश्यकता है कि हम सही दिशा, अपनी लड़ाई कैसे तय करेंगे, अपनी जीत कैसे तय करेंगे हम। इसलिए इस चीज को समझे, अल्प विराम की आवश्यकता है। और मैं इस माध्यम से, बहुत सारी बिंदुएं हैं जिस पे बहुत बड़ी बड़ी चर्चा हो सकती है और सब कुछ किया जा सकता है, तो किया जाएगा, समय आएगा वो भी करेंगे हम लोग। लेकिन आज के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मौसम के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अनुकूलन को स्वीकार कर लीजिए। अगर गर्मी का दिन है तो कंबल मत ओढ़िए, ठंड के दिनों में गंजी पहन करके मत घूमिए। जैसा मौसम है वैसे वस्त्र धारण कीजिए, वैसा काम कीजिए, तब जाकर के आप सफल होंगे। इसलिए हमें सोचने की आवश्यकता है, हमें विचार करने की आवश्यकता है। बिहार के शिक्षक प्रबुद्ध है और वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। समन्वय समिति खुद निर्णय सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका आंतरिक लोकतंत्र, कह सकते हैं कि आपसी खींचातानी, ये बड़े संगठन के जितने भी नेता लोग हैं वो आपस में कहीं ना कहीं बिल्ली की गली में घंटी कौन बांधने की स्थिति में है कि जो आगे बढ़ेगा उसको किया जाएगा। सबके मन की बात है, सबके मन में है, आम शिक्षकों की मन की बात है। आम शिक्षक बड़े पैमाने पे वापस होने की सोच रहा है, तो सरकार को आप दाव क्यों दे रहे हैं? वो सरकार के नीति पे क्यों जा रहे हैं? आप हड़ताल को विराम दीजिए, सामंजन भी होगा नंदन भाई। जब हम हड़ताल कर सकते हैं, वेतनमान और सरकार से लड़ाई लड़ सकते हैं, तो सामंजन के लिए फिर हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं क्या? सामंजन कैसे नहीं हो? जब हमारे नेता कह रहे हैं कि 10 दिन में हम वापस करा देंगे, सामंजन का लेटर निकाल देंगे, तो क्या हमारा समन्वय खत्म हो जाएगा? हमारा संगठन, हमारा पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा? फिर हम दोबारा सामंजन के लिए लड़ाई, लोग चुनावी समय है, हम फिर लड़ाई लड़ेंगे। सामंजन नहीं कैसे करेगी सरकार? सामंजन भी करेगी, हड़ताल अवधि का वेतन भी देगी, जितने कार्रवाई हुआ है वो वापस भी होगा और हमारी जो 7 सूत्री मांग है वो भी पूरा होगा। अगर हम में पुरुषार्थ रहेगा, हम पुनः लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होंगे। और एकजुट हैं, एकजुट होने की जरूरत नहीं है, एकजुट है। एकजुटता के माध्यम से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें इसका ध्यान रखने की जरूरत है। ये समन्वय ही निर्णय करे। कोई अकेले व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है तो उसकी पीड़ा को समझिए, क्यों जा रहा है, उसकी परेशानी को समझते हुए समन्वय निर्णय करे और इस चट्टानी एकता को दिखाए कि हम फिर जा सकते हैं। हम हड़ताल तोड़े नहीं हैं, हड़ताल स्थगित नहीं किए हैं, हम इस आंदोलन को विराम दिए हैं, बंद नहीं किए हैं। हमारा आंदोलन चलेगा। जैसे ही मौसम हम समानुकूल आएगा, जैसे ही सरकार की लड़ाई शुरू होगी, उस समय विद्यालय में हमारी आवश्यकता होगी, हमारे विद्यालय बच्चे आएंगे, हम सरकार को फिर लड़ाई में लाएंगे, सरकार से फिर लड़ेंगे। और सामंजन क्या चीज है? सामंजन भी हमें प्राप्त होगा। ये हम भी, सरकार बार बार हमारे पाले में फेंकती कि लोग जिद पे अड़े हुए हैं, तो हम क्यों ना उसके पाले में फेंके कि हाँ आपकी बात, आप सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कर रहे थे ना, हम आपके पाले में गेंद फेंक देते हैं। ठीक है, आप सहानुभूति पूर्वक क्या विचार कीजिएगा, तो ठीक है, हम तत्काल हड़ताल को विराम दे देते हैं। ऐसे भी 2 महीना विद्यालय खुलने के आसार नहीं है, तो 2 महीना हम घर में बैठ करके अपने शिक्षकों का क्या ऊर्जा दे पाएंगे? तो हमें आंदोलन में जाना पड़ेगा। हम 2 महीना बाद जाएंगे, जब विद्यालय खुलेगा उस समय हम जाएंगे। हम तो ऐसा कोई बॉन्ड लिख करके सरकार को नहीं देने जा रहे हैं कि हम आंदोलन फिर कभी नहीं करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम आंदोलन करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, लेकिन समय अनुकूल होने पे सरकार पे जो हम ज्यादा प्रेशर करेंगे। इसलिए शिक्षक साथियों, आप अपने लोगों पे दबाव बनाइए, जितने नेतागण हैं उन पे दबाव बनाइए कि आप तत्काल क्या कर रहे हैं ये बताइए। ये 2-2 दिन कर करके जो टाला जा रहा है कि 2 दिन 4 दिन करके, ये उचित नहीं है। शिक्षक साथियों, इस चीज को समझ लीजिए और इस चीज को हमें समझने की जरूरत थी। हाँ, देर तो हुई है, बहुत देर कर दिया लाइव आते आते में, कहीं शंका नहीं है।
लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया अपनी बात को सही जगह पे पहुंचाने का, लेकिन वही बात है कि कोई खुल के आना नहीं चाहता था। आप सबको पता भी होगा कि अभी टीवी पे चल रहा है महाभारत और रामायण, दो पात्रों को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, एक जटायु और एक भीष्म पितामह। आप सब समझ सकते हैं कि सत्ता के मोह में कुर्सी से चिपके हुए लोग यानी भीष्म पितामह उचित समय पर अपनी आवाज बुलंद नहीं किए, इसलिए उनको बाणों की सैया मिली। मृत्यु इच्छा मृत्यु थी, लेकिन वो बाणों की सैया पे उनकी मौत हुई। लेकिन जो गलत को गलत कहा और विरोध किया, जटायु ने रावण के तलवार से घायल हुआ, लेकिन मृत्यु उसकी कहां होती है? तो प्रभु श्री राम की गोद में। ये ध्यान देने की जरूरत है। हमें सत्ता की मलाई से चिपक करके नहीं रहने की जरूरत है साथियों, हमें सत्य के साथ खड़ा होने की जरूरत है। जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। ईमानदारी से लड़ाई लड़िए, और जो भी आवश्यकता है फिर हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जटायु की तरह रहिए। हमारी क्षमता कमजोर हो सकती है, लेकिन सही और गलत का निर्णय करेंगे। हम कुर्सी और सत्ता के मद में आंखें बंद करके चीरहनन होते हुए एक अबला का नहीं देख सकते हैं। वो अबला वो शिक्षक समाज है जिसका आज हश्र बुरा होने की ओर अग्रसर है। 65 शिक्षक साथी मर गए, उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? उनकी पीड़ा को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये चीजें हैं, इसलिए जटायु बनना ज्यादा अच्छा है, न कि भीष्म पितामह बन करके बाणों की सैया पे सोने की बारी आएगी। इसलिए सही समय पे सही आवाज बुलंद करने की आवश्यकता होती है, सही को सही और गलत को गलत करने आवश्यक होती है। इसलिए हमें अपने नेताओं से आग्रह है, और मैं बिहार के प्रबुद्ध शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि आप खुद विवेकशील हैं, खुद विवेक का इस्तेमाल कीजिए और अपनी बात को सही तरीके से सही जगह पहुंचाइए। फिर ऐसा न हो कि फिर हमारे पास दोबारा लड़ने की आवश्यकता न हो, क्योंकि आप जानते हैं 91 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन इस चीज का भी याद रखिए कि 91 दिनों के हड़ताल के बाद दोबारा फिर कोई हड़ताल पे नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि वेतन कट चुका था, वो बुरी स्थिति थी। इसलिए साथियों, हमें सफलता तभी होगा जब सरकार प्रेशर में होगा और हम पुनर्जीवित होकर के पूर्ण ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारा कहीं से कोई कमजोरी नहीं होना चाहिए। शिक्षक साथियों, हम अपने आंदोलन को समाप्त नहीं कर रहे हैं, अपने हड़ताल को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम विराम देने की बात कर रहे हैं और अपने नेताओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी निर्णय लें, कहीं बहुत देर न हो जाए, ऐसा काम न करें। शिक्षक बड़े पैमाने पे वापस होने की ओर अग्रसर हैं, इसलिए अपना समन्वय को बचाइए, अपनी इस चट्टानी एकता को बचाइए। सभी नेताओं से करबद्ध प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द निर्णय करें और बिहार के शिक्षक समाज को इज्जत बचाएं और उनकी एकता को बरकरार रखें। इसलिए हिम्मत को बरकरार रखिए। सभी शिक्षक साथी एकजुट हैं और पुनः लड़ाई लड़ने की ताकत रखे हुए हैं। उन धैर्य की परीक्षा न लिया जाए किसी का। झुन्नी भाई, सही बात है, धैर्य टूट रहा है, धैर्य नहीं टूटना चाहिए हम लोगों का। पीड़ा तो है, इतनी लंबाई लड़ाई चल रही है और हमारा असर कुछ नहीं है। इसलिए फिर से आग्रह, आप सभी शिक्षक साथी प्रबुद्ध हैं, अपना विवेक का इस्तेमाल करें और अपने नेताओं पे दबाव बनाएं। और फिर आवश्यकता होगी मैं पुनः आप लोगों के बीच आऊंगा। अगर कुछ गलत मेरी वाणी से निकली होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर मेरी बात अच्छी लगी होगी तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।